जो भी घर पे हैं वो HCV लेकर बैठिए। इसमें पूछा गया है द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, क्या निकाल पाएंगे? HCV का क्वेश्चन नंबर 33 है। एच मैक्स का फार्मूला क्या था? बाई 2G, तो 40 इंटू 40 और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 ना। और अगर G का वैल्यू 2 पकड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 80 इंटू 3/4, हाउ मच? डिस्कस कर देंगे। उसमें डाउट जो है उसको सर्किल करके रखे हैं ना, एक ही स्लॉट में नोमेनक्लेचर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, दोनों को डिस्कस कर दूंगा। तो ये तो टफ नहीं है, जस्ट फार्मूला पुटिंग है। और सेकेंड पूछा गया था रेंज। रेंज का फार्मूला क्या पढ़ाया है? U² साइन 2θ/G, करेक्ट। तो 40 इंटू 40 और साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? चलिए HCV का क्वेश्चन नंबर 34। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिख लीजिए। इन ए सोशर प्रैक्टिस, सोशर समझ रहे हैं ना, फुटबॉल का प्रैक्टिस। इन ए सोशर प्रैक्टिस SOCCER सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड फोर्टी यार्ड center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post, from the 10 feet high goal post. A goal is attempted by kicking the football. नेक्स्ट क्लास से नहीं भूलना है, चाहे यूज करें या नहीं करें, HCV लेकर आना, ठीक है। A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at angle of 45 degree. At angle of 45 degree. Will the ball reach the goal post? बोलते हो कहाँ से? यस, वहाँ फुल स्टॉप कीजिए। Will the goal
विल द फुटबॉल रिच द गोल पोस्ट। कहने का मतलब गोल होगा या नहीं होगा। मतलब यहां पे डायरेक्ट गोल का बात किया जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा है कि प्रैक्टिस सेशन है, कोई गोलकीपर भी नहीं है, और 1 बाय 1 सबको ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। और ये है मेरा गोल पोस्ट, कितना हाई है, 10 फीट। ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक नेट लगा रहता है, करेक्ट। और 1 यार्ड का मतलब 3 फीट, ये आपको रिक्वायरमेंट होगा। और जी का वैल्यू फीट पर सेकेंड में होता है, मोस्ट लाइकली 32 फीट पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। मोस्ट लाइकली इतना ही होता है। यहाँ देखिए, ये कितना डिस्टेंस है, 120 फीट, राइट। और यहाँ से कितना एंगल बनाकर 45 डिग्री। आपको यू दिया हुआ है, यू इक्वल टू हाउ मच, ऑनलाइन स्टूडेंट 64 फीट पर सेकेंड। डायरेक्ट गोल होगा या नहीं होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है। आप ऐसे सोचिए कि आपको फुटबॉल खेलना है, यहाँ से सेंटर से यहाँ डिस्टेंस इतना है, गोल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, डायरेक्ट गोल। नहीं भाई, हम बिल्कुल कॉमन में जैसे सोचिए, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए प्रॉब्लम को। गोल करना है, क्या होना चाहिए गोल होने के लिए, स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, ऐसे गोल करेंगे। इतना तो क्वेश्चन नहीं बोला गया कि 45 डिग्री उठा के मारना है, राइट। भाई सिंपल सा लॉजिक है कि पहला बात कि सर रेंज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120 फीट, राइट। आपका फुटबॉल यहाँ ही जाके गिर जाएगा तो क्या डायरेक्ट गोल हुआ। पहले बात तो ये होना चाहिए कि रेंज या तो 120 हो, नहीं तो उससे ज़्यादा हो, हाँ या ना, करेक्ट। और दूसरा बात, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे रेंज 120 फीट से ज़्यादा हो, और अगर बॉल आपका ऐसे क्रॉस कर गया, गोल पोस्ट से ऊपर चला गया, तो क्या गोल होगा। दो केस में गोल नहीं होगा। रेंज अगर 120 फीट से कम रहेगा तब भी गोल नहीं होगा, करेक्ट। और रेंज अगर 120 फीट से ज़्यादा है, बट यहाँ पे इसको ऊपर से 10 फीट से ज़्यादा ऊपर हाइट मेंटेन करते हुए चला गया, तब भी गोल नहीं होगा, करेक्ट ना। तो कुछ सोचकर क्वेश्चन सेट किया गया है, लॉजिकल बात है। इसका मतलब है कि गोल होने के लिए सिचुएशन ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसे जाएगा तो रेंज अगर 120 फीट से ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे इस वैल्यू पे अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 मानते हैं और x इक्वल टू 120 फीट, तो x इक्वल टू 120 फीट पे बाई का वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 फीट, इज इट राइट। बाई का वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 10 फीट रहेगा, तभी आपका गोल होगा, अदरवाइज गोल नहीं होगा। समझे या नहीं समझे एवरीवन, समझ में आ गया। ओके, तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि रेंज एक्चुअल में है क्या। तो रेंज का फार्मूला क्या है, सबको बोलना है भाई, क्या प्रॉब्लम है। R इक्वल टू, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, 64 इंटू 64 साइन 90 बाई 32, राइट। यहाँ पे 10 लेंगे या 32 लेंगे, फीट पर सेकंड में काम कर रहे हैं। इसको कहीं पे कलेक्ट कर लीजिएगा कि जी का वैल्यू फीट पर सेकंड में ये होता है। और 1 यार्ड इक्वल टू,
और यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो कभी और भी तो आ सकता है, कहीं और भी आ सकता है। तो एच में रहेगा कहीं कहीं पे फीट पर सेकेंड, तो वहाँ पे जी का वैल्यू आपको रटना है, ठीक है। तो देखिए रटना कुछ नहीं है, मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 मीटर में 3.2 फीट के आसपास होता है। तो जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पकड़ते हैं तो मीटर को अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 32 हो जाएगा, वही लॉजिक था, राइट। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, हाउ मच, इसका वैल्यू 1, यस 128 फीट। इसका मतलब रेंज क्या 120 फीट से कम है या 120 फीट से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि रेंज के अकॉर्डिंग तो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। अब क्या हम लोग प्रूफ कर दें, डायरेक्ट यहाँ आके तो गिरेगा नहीं, इसका मतलब पाथ या तो ऐसा रहेगा नहीं तो ऐसा रहेगा, एग्री। इसका मतलब अगर यहाँ पे x इक्वल टू 120 फीट पे अगर मैं बाई का वैल्यू बता दूँ, किसका वैल्यू, और अगर वो बाई का वैल्यू 10 फीट से थोड़ा सा कम, इवन यहाँ से थोड़ा कम रहेगा तब तो जाकर नेट में लगेगा। क्वेश्चन तो वही पूछा गया है, गोल होगा या नहीं होगा, यही पूछा गया है ना क्वेश्चन में। इसका मतलब ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आप उसको कॉम्प्लिकेट करके मत सोचिए, पहले डायग्राम बनाइए और लेमन लैंग्वेज के साथ कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और जैसे आप सोचेंगे लॉजिकल वे में, एकदम रियल सिचुएशन में अंश क्वेश्चन बन जाएगा। उसको अगर बहुत टफ बना के सोचे, जैसे मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अच्छा है, अरे अगर पहले गिर जाएगा तो नहीं होगा, इससे बाद में गिरेगा तो हो सकता है, बट उसमें भी इससे बाद में गिरेगा, ऊपर पर कभी कभी चला जाता है ना बॉल, तभी तो नहीं होगा। तो पहले मैंने रेंज निकाल के अपने आप को श्योर कर लिया, ओके रेंज का कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि रेंज इज मोर देन 120 फीट। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे बाई का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, राइट। चलिए स्टूडेंट, इक्वेशन तो बाई का वैल्यू सर कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट एक फार्मूला दिए हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, याद है, हाँ या ना। अदरवाइज आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना पड़ेगा बाई का वैल्यू निकालने के लिए, राइट, या वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या है इक्वेशन, एक्स टैन थीटा, इज इट राइट, माइनस, बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो मैंने फार्मूला सही लिखा। अब इसमें x का वैल्यू 120 पुट कर दीजिए, कितना 120, और थीटा का वैल्यू कितना 45, और u का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है, तो ये पूरा वैल्यू निकाल के बताइए तो कितना आता है, डू इट फास्ट। वन 128 नहीं पुट करना है मुझे, इसमें यहाँ का पॉइंट में इंटरेस्ट है, राइट, जहाँ पे गोल के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 120 पुट करें, तो यहाँ पे x का वैल्यू 120 पुट करेंगे तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो पता है ना, हाउ मच 120 फीट, और बाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो वहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट मेरे पास एक रेडीमेड फार्मूला है, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इज इट राइट। आपका सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये दोनों सिर्फ प्रोजेक्टाइल का पेपर बना हुआ है, टेस्ट पेपर। ध्यान से देखिएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं 45 क्वेश्चन स्पेशली प्रोजेक्टाइल का टेस्ट लूँगा, सिर्फ प्रोजेक्टाइल का। इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, दैट्स व्हाई कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डोनाल्ड ज्वाइन किए हुए हैं,
कितना आया? कितना? 305। सही से कैलकुलेट कीजिए। यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना, 1/√2। वेरी गुड, 7.5 फीट। ये बाई का वैल्यू इस पॉइंट पे 10 फीट से ज़्यादा है, कम है? कम है। इसका मतलब कैसा पाथ रहेगा? ए पाथ रहेगा। और यहाँ पे रेंज कितना रहेगा? एक्स का वैल्यू 128 फीट। और यहाँ पे नेट लगा हुआ है, तो गोल होगा या नहीं होगा? यस। करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? नो या यस? यस। और 34 का आंसर भी यस है, गोल होगा। बस आंसर यही है, बट उसे यस में इतना कुछ करना था, राइट? अच्छा, वेरी फ्रेंकली, लॉजिकली इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सही से टाइम दिया था तो ट्राई कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बट आपको चीज़ों को ऐसे एनालाइज करना है, ठीक है? तो एचसी वर्मा का एक खासियत है, उसका ऐसे मतलब जैसे तैसे भी बना सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट वाइज भी बना सकते हैं। डिफरेंस है। एक होता है कि फिजिक्स समझते हुए क्वेश्चन का आंसर पे आए, एक होता है कि आंसर लाने के लिए आंसर पे आ गए। तो अगर फिजिक्स समझते लाइएगा तो आपको पहले इस बुक को अगर सही से कोई बना जाए, बहुत बढ़िया बुक है फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन बैंक आप ज़्यादा इन्जॉय कीजिएगा, या कैटलिस्ट असाइनमेंट। फर्स्ट ऑल इसको टारगेट कीजिए, चाहे आसान क्वेश्चन हो। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट 20 क्वेश्चन आसान रहेगा, उसको धीरे धीरे लेवल को ऊपर लेकर जाया गया है, दर्शा कि आपको इंटरेस्ट आ जाए, राइट? और टाइम मिलता है तो गेम मत खेलिए भाई, प्रॉपर पढ़िए। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत कम टाइम है। हम लोग को लग रहा है कि बहुत टाइम ज़्यादा है, टाइम निकल जाता है। आज से 3 साल पहले एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, 2 ईयर 11th एंड 12th। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ IIT। देखिए आज सुबह मिलने आए थे, उनको काउंसलिंग भी किया हूँ, कहाँ किस IIT में जाना है। होता है IIT। इसलिए अगर सही से अगर आपके पास टैलेंट है तो भगवान थोड़ा दिमाग दिए हैं, डू वर्क हार्ड और लगे रहिए, अच्छे पोजीशन पर रहिएगा। बट करियर बनाने के लिए अच्छे जगह पर जाना चाहते हैं, इट टेक्स टाइम और वेरी हाई डेडिकेशन। इवन NIT तक भी पहुंचना है तो अच्छा ब्रांच के लिए तो आपको थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। अभी जाके देखिए उस क्लासरूम में टेस्ट हो रहा है क्लास 12th वालों का, JEE का 115 से ही, उनका 8वीं तक क्लास में चलेगा अभी। मतलब लगे रहना है, ये नहीं कि हाँ थक गए, ये हो गया वो हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर, ऑनलाइन स्टूडेंट सबके पास HCB है हाथ में? क्वेश्चन नंबर 39 ट्राई कीजिए। निविड डे का आप क्लास ऑफलाइन आते हैं या नहीं आते हैं? इतना पास में रहते हैं, बताइए तो मैं शांति पथ से आ जाता हूँ। ऐसा मत कीजिए, आप मेरे कोचिंग जस्ट सामने हो, इसका फ़ायदा उठाइए। जितना आपका डिस्टेंस उतना तो डिस्टेंस तो हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हुए आगे टहल लेते हैं। आया कीजिए, आया कीजिए, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, बेनिफिटेड रहिएगा।
अब फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि फोर्स अभी मैं किसी स्टूडेंट को नहीं कर सकता हूँ, राइट। कोरोना का टाइम है, मेरे को इल्ज़ाम लग जाएगा कि राकेश सर ने फोर्स कर दिया, बट बेनिफिटेड रहेंगे। और क्लासरूम तो इतना बड़ा है, क्या बहुत गैदरिंग है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो, सफाई भी इतना रखता हूँ, सैनिटाइज भी करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो जितना मुझसे बन पड़ रहा है एज ए टीचर उतना मैं काम कर रहा हूँ। डेली यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम कर देता हूँ, मतलब क्लास में पोछा जाएगा, सब कुछ होगा जितना होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग लिखिए, बाकी लोग बनाइए ऑनलाइन स्टूडेंट। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल between the instant it crosses half the maximum height. Full stop. Find the average velocity of a projectile between the instant it crosses half the maximum height. Full stop. It is projected with a speed u at an angle theta with horizontal. आज बायो का एक स्टूडेंट का मार्क्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, 500 प्लस में गए हुए हैं। बाकी लोग का कॉपी चेक हो रहा है, और बायो के जो भी स्टूडेंट हैं वो सुन लीजिए, दो क्वेश्चन नंबर 205 तक ही चेक करूंगा, उसके बाद आपका सिलेबस का पार्ट नहीं था, वो अलग चैप्टर का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205 मतलब 205 × 4 इतना मार्क्स का क्वेश्चन है, 820 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है। बनाइए, ट्राई कीजिए। बोले प्रोजेक्टाइल किसी भी हाइट को मैक्सिमम हाइट छोड़कर कितना बार क्रॉस करता है? तो यस, तो मान लेते हैं कि एच मैक्सिमम। अच्छा, इसको और मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके जनरलाइज कर दूं। एनी हाइट एच, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है ना, मैं एनी हाइट एच करता हूँ, लेट हाइट इज एच, दिस हाइट कैन बी व्हाट, h/2 भी हो सकता है, मैक्सिमम हाइट बाई 2 भी हो सकता है, कुछ भी हाइट मैंने ले लिया, राइट। इस हाइट को प्रोजेक्टाइल कितना बार क्रॉस करेगा? 2 बार क्रॉस करेगा। तो यहाँ यस, यहाँ से यहाँ के बीच में, ए से बी के बीच में आपको क्या पूछा गया है? एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट ना। तो क्या एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला दिए हैं आप लोग को? बहुत पहले पढ़ाए होंगे, वहाँ से यहाँ स्टार्ट ही किए होंगे। बनाइए। देखिए, तो मैंने ए और बी का कोऑर्डिनेट सही से लिखा, राइट। और यहाँ देखिए, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, तो मैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखना पसंद करता। फार्मूला को ऑलवेज पकड़ के रखना है। पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का पहले फार्मूला लिखेंगे। अब भाई एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? dr/dt था या डेल्टा r/डेल्टा t था? डेल्टा r/डेल्टा t। और डेल्टा r क्या था? ये तो 2 डायमेंशनल मोशन है। डेल्टा r को क्या डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे लिख सकते हैं? हाँ या ना? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। डेल्टा वाई तो 0 हो जाएगा, बोलिए हाँ यस। तो अब बचा क्या? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, करेक्ट। तो ये एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है ना, इसमें एवरेज वेलोसिटी का, इस क्वेश्चन के लिए एवरेज वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट क्या जे वाला टर्म है? जे वाला टर्म तो गायब हो गया ना 0 होने की वजह से। तो एवरेज वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट कितना? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब एक मिनट, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफरेंट होता है, सेम होता है? किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या रहेगा? ऑलवेज। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में तो लॉजिकल बात है ना, ये था कांस्टेंट, क्या था? हाँ या ना?
कांस्टेंट, तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोले या एवरेज वैल्यू बोले, डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही आ गया, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट से कि एवरेज वेलोसिटी का जिस क्वेश्चन के लिए सिर्फ मेरा कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, और प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर मुझे आंसर देना रहता तो मैं यहाँ पे u cos थीटा लिखकर आगे बढ़ जाता, करेक्ट। बट आप लोग के सेटिस्फेक्शन के लिए चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स मोशन के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं ना, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, बोलते रहिएगा, हाँ या ना? यहाँ पे टी का काम कौन करेगा? डेल्टा टी। टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी, इज इट राइट? ये टाइम तो जीरो हो जाएगा एवरीवन। क्यों जीरो हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन में एक एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या रहता है? जीरो। तो बचेगा क्या भाई? यू एक्स डेल्टा टी। तो क्या डेल्टा एक्स को बदले लिख सकते हैं यू एक्स डेल्टा टी? यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम इंटरवल क्या है? डेल्टा टी है, इज इट राइट? तो यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं ना, तो कहीं से कहीं तक का डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं, मेरी मर्जी है, राइट? तो ए से बी के बीच का डेल्टा एक्स का क्या है फॉर्मूला लगा सकते हैं? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट लगा सकते हैं। और यहाँ पे ए टर्म क्या हो गया? जीरो। तो यू एक्स यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? यू एक्स डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आपस में कैंसिल, लास्ट में बचेगा क्या? यू एक्स, करेक्ट, इक्वल टू व्हाट? यू कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने एच कुछ सोच कर लिया था या कोई भी एच ले लिया था? तो सिर्फ ए मैक्सिमम हाइट बाई 2 के लिए सेटिस्फाई रहेगा या कोई भी हाइट के लिए? इसका मतलब है यस, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हाइट के लिए चाहे एच हो या h1 हो, मैक्सिमम हाइट को छोड़कर 2 बार मिलेगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहेगा? यू कॉस थीटा रहेगा, यू एक्स के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्लिक कर जाएगा। बट फर्स्ट टाइम में मुझे भी टाइम लगा था इसमें 10 मिनट सोचने में कि कैसे बनेगा, टाइम नहीं पता है। बाद में अगर आगे बढ़े फार्मूला के अकॉर्डिंग गए तो ओके, ये तो यही था। तो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट? इसको हटाएं। देखिए एचसीबी का क्वेश्चन में फिगर कम मिलेगा, डायग्राम कम मिलेगा। किसी क्वेश्चन में डायग्राम दिखाते हैं असाइनमेंट तो थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन देखने में, बट यहाँ पे उससे भी बढ़िया है ना कि डायग्राम खुद ही ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, थिंक ओवर इट और देन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, राइट? अब देखिए यहाँ पे मुझे एक थ्योरी याद आ गया। मान लेते हैं कि यह है एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, इसका और ये है मेरा इनिशियल पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया एक्स नॉट से, तो नेक्स्ट और एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, वाई वर्सेस टी तो दिए नहीं है, जेड वर्सेस टी नहीं दिए, तो खुद से क्या सोचेगा? सिर्फ एक्स मोशन, क्या सोचना है? और तब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द टाइम इंस्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ पे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टाइम 0 हो जाएगा। तो वी एक्स एवरेज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, हाँ या ना? इसको मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूँ कि 0 खोजना है, क्या करना है? मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू व्हाट? 0। मतलब यस, इसका मतलब जहाँ जहाँ पे अगर इस पॉइंट का नाम देते हैं तो बी पे, बी और ए पे एक्स का कोऑर्डिनेट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ। इसका मतलब ए और बी के बीच में वी एक्स का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। फिर व्हाट अबाउट बी एंड सी? सेम रहेगा। ए एंड सी सेम रहेगा। ए एंड डी इस
कंडीशन, क्योंकि जहाँ जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा, करेक्ट, वहाँ पे वी एक्स का एवरेज वैल्यू क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। सॉरी, वी एक्स का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी एक्स का एवरेज वैल्यू 0 होने का कंडीशन क्या है, एक्स एफ इक्वल टू एक्स आई। इस डायग्राम को लिख लीजिए, ये आपको थोड़ा सा थ्योरी हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने स्टूडेंट एक ग्राफ लिया x वर्सेस t का, तो अगर x वर्सेस t का ग्राफ लिया हुआ है और y वर्सेस t और z वर्सेस t नहीं दिखा हुआ है, तो व्हाट द कंक्लूजन कि मोशन इज ओनली x मोशन, इज इट राइट। और तब इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको इसी बार मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, रेशनल मोशन में ही, कि फाइंड द टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल टाइम वेयर वी एक्स एवरेज बिकम्स 0। व्हाट क्या हो जाए, ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो वी एक्स एवरेज 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, वी एक्स एवरेज का फार्मूला क्या मैंने पढ़ाया है, जहाँ तक मुझे याद है कि डी एक्स बाई डी टी बोला हूँ या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और भी इसका वैल्यू 0 होने के लिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को क्या होना पड़ेगा, बट डेल्टा टी तो 0 होगा नहीं, चेंज इन टाइम तो कुछ ना कुछ तो टाइम मिलेगा, तो क्या डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और डेल्टा एक्स क्या होता है, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स इक्वल टू व्हाट, तो एक्स एफ इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब जिस जिस पॉइंट के बीच में इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल दिखेगा इस ग्राफ में, उस इंटरवल के बीच में वी एक्स का एवरेज वैल्यू क्या मिलते जाएगा, 0 मिलते। तो वो कब होगा, तो सर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हाँ या ना। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, एक्स नॉट, यहाँ भी क्या रहेगा, एक्स नॉट, यहाँ भी क्या रहेगा, तो ए बी सी एंड डी। आपसे पूछेंगे वी एक्स एवरेज बिटवीन ए एंड बी, आपका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, फाइनल एक्स और इनिशियल एक्स दोनों इक्वल है, तो डेल्टा एक्स क्या रहेगा, बोलिए भाई 0, करेक्ट। वी एक्स एवरेज समझे अभी आप, बिटवीन बी टू सी क्या रहेगा, बोलिए तो 0। वी एक्स एवरेज बिटवीन ए टू सी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हम लोग को कंडीशन पकड़ के क्या रखना है इस टाइप का ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए, दिस वन, करेक्ट। तो देखिए मैं फार्मूला का ही यूज़ कर रहा हूँ, इसका जितना भी फार्मूला है भाई नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा, नेक्स्ट क्लास नहीं तो कल ही हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे को रेस्ट एंड मोशन का और वेक्टर का अभी तक जितना भी पढ़ा है शॉर्ट नोट्स लेकर आइएगा सब लोग, मतलब शॉर्ट नोट्स आपका रैंक को इम्प्रूव कर देगा, नहीं होने का चांस रहेगा सिलेक्शन करवा देगा, यकीन करके लिख लीजिए। साथ जो स्टूडेंट आए थे वो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस यही कर रहे थे, सर एक मिस्टेक हो गया, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। लास्ट मोमेंट पे इतना सारा चीज़ हो जाता है, नोट्स 2 साल पढ़ा रहे हैं ना, बहुत पढ़ा देते हैं, तो लास्ट मोमेंट में बच्चे घबराते हैं कि अब इतना कैसे रिवीजन होगा। भाई इतना चीज़ों को इतना करना था, नोमेनक्लेचर इतना पढ़ा दिया, राइट, तो कंप्रेस कीजिए ना। एग्जाम्पल तो क्या प्रैक्टिस के लिए है, बट रूल भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो बनाने का तरीका थोड़े बोलते हैं, ए भूल गए कि एस्टर का बेस्ट नेम क्या है, ये भूल जाते हैं, अल्काइल अल्कानोएट, करेक्ट, तो उसको लिखना है ना, 50 पेज को 5 पेज में ले आइए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट नोट्स। तो वो जब तक नहीं कीजिएगा तब तक उम्मीद छोड़ दीजिए, एकदम ट्रूथ बात बता रहा हूँ। ये मतलब रैंक लाने का एकदम खुदा नहीं कि सर कुछ गाइड कीजिए, गाइड ही है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। कल अचानक से आपको मैं आज अनाउंस कर दूँ कल नॉमिनेशन का टेस्ट लूँगा, घबरा जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बना रहेगा, वी कॉन्फिडेंस सर, यस सर ले लीजिए कोई बात नहीं है, कम से कम 30 में से 25 तो बना लेंगे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ शॉर्ट नोट्स। मैक्सिमम प्रॉब्लम में डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट होता है या फार्मूला, बट फार्मूला यूज़ करना तभी सीखेगा ना जब डेरिवेशन के थ्रू जाइएगा। तो एक बार डेरिवेशन के थ्रू चले गए, अब उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। ओके एवरीवन, यहाँ तक हो गया। कल नहीं, कल के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, एक और क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट वेडनेसडे तक बनाइए शॉर्ट नोट्स। फिजिक्स में जितना भी पढ़ाया हूँ अभी तक, मैंने जो पढ़ाया है, लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन गिवन डायग्राम
so that projectile can hit the target, so that projectile can देखिए ए मेरा टारगेट है, करेक्ट। यहाँ पे स्टैंड पे इसको रखे हुए हैं और यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्टाइल को इस टारगेट को हिट करना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है x इक्वल टू 20 मीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 10 मीटर। तो आपको और u का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। आपको थीटा निकालना है, किस थीटा से इसको प्रोजेक्ट किया जाए, दैट्स वाई इसको हिट कर दें। क्वेश्चन यही है, अब आप ट्राई कीजिए। देखिए ये सब काम थोड़ा सा हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो बचपन में किया जाता था। किसी के बगीचे से आम तोड़ना है, ये है ना, पत्थर उठाए, टारगेट वो है, तो एकदम एंगल निकाल कर दे रहे हैं। तो उस तरीके से आप इसको लॉजिकल सोचिए कि किस तरीके से थीटा का वैल्यू होगा। नहीं, वो तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, मैंने फिक्स कर दिया कि यू कितना रखना है 20 मीटर पर सेकेंड, और थीटा पता ही नहीं है तो रेंज भी नहीं पता है। थीटा पता रहेगा तब ना रेंज निकालिएगा, थीटा तो दिया नहीं, वही तो निकालना है, राइट। तो उस अरे बस ए दिया हूँ x इक्वल टू 20 मीटर और h इक्वल टू 10 मीटर। इस टारगेट का कोऑर्डिनेट तो पता है स्टूडेंट, हाउ मच 10। चलिए आप लोग को यही एक टास्क दे रहे हैं, कितना प्रोजेक्टाइल पढ़ाया उसमें से कौन सा इक्वेशन बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल रहेगा बिना इफ एंड बट का। बाकी प्रॉब्लम हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। एक्स, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा होना पड़ेगा कि जब जैसे ही एक्स का वैल्यू 20 हुआ तो बाई का वैल्यू 10 हो जाए। तो कौन सा ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स और बाई एक साथ लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इस क्वेश्चन के लिए सबसे सूटेबल फार्मूला कौन था मेरे पास? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यस। इसका मतलब बाई इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर एक्स इक्वल टू 20 और बाई इक्वल टू 10 कर दें तो एक्स इक्वल टू 20 और बाई इक्वल टू 10, मतलब वो तो टारगेट का कोऑर्डिनेट है। और एक इक्वेशन किसका है? प्रोजेक्टाइल का। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल, अगर प्रोजेक्टाइल का पाथ है, उस पाथ में ऐसा प्रोजेक्टाइल का पाथ है, एग्री। और अगर यहाँ पे इस देखिए, इसमें अगर सपोज कीजिए कि 20 और 10 इस पाथ का वन ऑफ द पॉइंट हो तो डैम श्योर हिट करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है टारगेट प्रोजेक्टाइल के पाथ में आ गया। इसका मतलब टारगेट किसके पाथ में आ गया? प्रोजेक्टाइल के रास्ते में आ गया, तो हिट तो करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई इस क्वेश्चन के लिए सबसे सूटेबल इक्वेशन था दिस वन। और भी मेथड है बट उसमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये तो बेस्ट है ना कि वहाँ पे एक्स और बाई दोनों कोऑर्डिनेट पता है, और एक्स और बाई कोऑर्डिनेट दोनों को अगर मेरा प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर देता है, मतलब वो हिट करेगा ही करेगा। दैट्स वाई इसको यहाँ पे ये लगाना चाहिए। ठीक है एवरीवन। तो बाई का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करें? तो देखिए इसमें 1 मिनट, इसमें बाई भी नोन है, एक्स भी नोन है,
जी भी नोन है और ई भी नोन है। ओनली अननोन इज व्हाट? थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री तो पक्का पढ़ाया गया होगा मैथ में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट? तो भाई 10 इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस 10, क्या 20 का स्क्वायर कर दें? और यू कितना है 20 ना, cos स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ तक मैं सही हूँ? क्या इसको कैंसिल कर दें? हो जाएगा, ए भी हो जाएगा 5। तो 10 इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा करें, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या, या 1 प्लस tan स्क्वायर? मुझे लगता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए। कैसे काम चलेगा विद्यार्थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? तो 10 इक्वल, इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं क्या आप लोग 5 से? इस 5 से कैंसिल करते तो यहाँ पे कितना रहेगा 4, यहाँ पे कितना रहेगा 2। तो 2 इक्वल टू 4 tan थीटा और -1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा, इज इट राइट? tan स्क्वायर थीटा -4 tan थीटा अब +3 इक्वल टू 0। देखिए तो मैंने सही से क्वाड्रेटिक डेवलप किया, एक तरफ सबको ले आए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? ये तो बहुत सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। tan स्क्वायर थीटा और -3 tan थीटा माइनस tan थीटा। ऐसे तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a होता है, बट समटाइम्स बहुत सिंपल फैक्टराइज भी हो जाता है, राइट? tan थीटा -3 -1 tan थीटा -3 इक्वल टू 0। तो tan थीटा -1 और tan थीटा -3, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ऑनलाइन के बच्चे? tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। हालांकि 225 भी होता है, tan थीटा का वैल्यू 1 के लिए tan 225 भी 1 होता है, बट 225 लेंगे क्या यहाँ पे? प्रोजेक्टाइल में एंगल 0 से 90 के बीच में ही है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 और यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 3 में थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या? तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं? तो कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए टारगेट को हिट करेगा? 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। एग्री? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये कैसे हो सकता है कि 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हिट करेगा? दिमाग में चल रहा होगा ना? पहले यहाँ तक आइए, हम लोग का क्वेश्चन बन गया, उसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पर स्टार लगा दीजिए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में किसको याद करना है? इक्वेशन ऑफ, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों कोई सी पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिया गया, अब तब कुछ पूछा जा रहा है, तो एक ही इक्वेशन से मेरा काम चल जाएगा, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। करेक्ट ना? इसको हटाएं। देखिए मेडिकल वाले बच्चे इतना तक बना लीजिएगा तो फिजिक्स में 45 में से 40 कोई आपसे नहीं लेगा, पक्का बनेगा ही बनेगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बट प्लीज़ थोड़ा सिंसियर रहिए। अब यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई टारगेट है और ये टारगेट मैक्सिमम रेंज का
जो रेंज है, रेंज का हाफ का जस्ट आगे है। हो सकता है कि, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि मैक्सिमम जो हाइट है उस वो बाद में आ रहा है, और मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने से पहले रास्ते में आ जाए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जहाँ पे टारगेट है उससे पहले ही मेरा मैक्सिमम हाइट है, अब पहले आने के टाइम पे हिट करे, है ना। मैक्सिमम हाइट पहले चला गया, अब बाद में जब टाइम ऑफ डिसेंट के टाइम पे आते हुए हिट करे। करेक्ट। इसका मतलब दो एंगल ऐसा हो सकता है, करेक्ट, जिसमें टारगेट को हिट किया जा सकता है। एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने से पहले, और समटाइम्स अगर चांस अच्छा है तो मैक्सिमम हाइट पे भी हो सकता है टारगेट। मुझे तो नहीं पता है कि क्या है सिचुएशन, बट इस तरीके से कितना रहेगा, दो एंगल बन सकता है। करेक्ट। एक जाने के टाइम पे और एक आने के टाइम पे। अगर आते हुए भी हिट करता है तो मेरा तो काम था बस टारगेट को हिट करना, चाहे जाते हुए करे या आते हुए करे, टाइम ऑफ एसेंट के टाइम पे या टाइम ऑफ डिसेंट के टाइम पे। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन का आंसर आ गया, बट फिर भी एक बार हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम लोग को थीटा दोनों मिला है ना, एक तो थीटा इक्वल कितना मिला है 45, राइट, और एक tan थीटा कितना मिला है 3, तो tan थीटा, यस, तो tan थीटा 3 मिला है, तो क्या यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे ना, 1/, करेक्ट है ना। इसको ऐसे सोचते हैं 3/1 परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 10, और साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/। अब इस थीटा के लिए रेंज कितना रहेगा tan 45 के लिए, अगर थीटा इक्वल टू 45 रहता तो रेंज क्या होता, ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाउ मच एवरीवन, 20 इंटू 20, और साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 91, और डिवाइड बाई 10 कितना 40 मीटर, तो उसका हाफ क्या रहता 20 मीटर, उसका हाफ क्या रहता। यस, इसका मतलब पहला क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 4, मेरे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में चांस की एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसा है, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में 45 डिग्री के लिए रेंज है 40 मीटर, और यहाँ पे जहाँ पे टारगेट रखा हुआ था वो कहाँ पे था 20 मीटर। इसका मतलब ये हाइट मैक्सिमम हाइट बना हुआ था, बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ऐसा रहेगा, तो मुझे भी नहीं पता था, 30 डिग्री भी आ सकता था, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे पहला जो थीटा 45 डिग्री आया उसके और हम लोग एंगल से करते हैं, तो उस टाइम पे मेरा टारगेट कॉन्फिडेंस ऐसा आया इस क्वेश्चन में कि यार मेरा टारगेट मैक्सिमम हाइट पे था, तो मैक्सिमम हाइट पे तो प्रोजेक्टाइल जाएगा ही, क्योंकि यहाँ से एच मैक्स निकालिएगा, रेंज का हाफ पे ही तो एच मैक्स मिलता है, रेंज के हाफ पे क्या मिलता है एच मैक्स मिलता है, इज इट राइट। और इस एंगल के लिए अगर रेंज निकालते हैं तो रेंज कितना मिलेगा, ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी 20 इंटू 20, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 10। साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है और कॉस थीटा का वैल्यू पता है, कितना हो जाएगा एवरीवन 2 इंटू 2 इंटू 20, हाउ मच 80, और साइन थीटा का वैल्यू कितना पुट कर दीजिए 3/√10, और कॉस थीटा का वैल्यू 1/√10, हाउ मच कितना आएगा 24 मीटर, कितना, तो यस, तो इसको अगर इसका पूरा रेंज ही 24 मीटर है, कितना है 24 मीटर मेरा रेंज है। अब मेरा टारगेट कहाँ पर रखा हुआ है, तो रेंज का हाफ तो 12 मीटर हुआ। इसका मतलब है कि इस केस में ए है 24 मीटर, अगर इसका डायग्राम देखिएगा तो इस केस में यहाँ ए है r/2 12 मीटर, तो आपका प्रोजेक्टाइल, आपका जो टारगेट जो एच इक्वल टू 10 मीटर पे है,
वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कहीं और है। तो क्या सिचुएशन रहा होगा कि इस एंगल से अगर यस डिसेंट होने के टाइम पे टकराया होगा, करेक्ट। मैक्सिमम हाइट तो यहाँ पे रहेगा, रेंज के हाफ ऑफ द रेंज पे, राइट। तो ये पहले यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को अटेन किया होगा, वापस आने के टाइम पे इसको कोलाइड किया होगा, ठीक है। तो दो एंगल का एक्सप्लेनेशन ये है, करेक्ट। ड्रॉ ड्रॉ करिए। हो गया ना? हो गया, चलिए स्टूडेंट। तो देखिए आंसर आने के बाद भी आंसर आ गया, काम खत्म, बट फिर भी चीज़ों को प्रैक्टिकली एनालाइज कर लिए, तो अब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा ऐसा हो सकता है, दो एंगल बन सकता था, राइट। अब इसको लिखना नहीं है कि आपको मैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर पढ़ाया हूँ, टू डायमेंशनल मोशन पढ़ाया है ना, सेम हाइट, अच्छा स्टूडेंट यहाँ से 60 डिग्री और 10 मीटर से ऐसे प्रोजेक्ट करें और इसी पार्टिकल को 60 डिग्री, इट कंपल्सरी कि ऑलवेज राइट में प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका पाथ और इसका पाथ अलग दिखेगा या डिटो सेम? डिटो सेम दिखेगा, 100%। एग्री है ना या डिसएग्री हैं? करेक्ट। और यहाँ से ए डिस्टेंस, अगर ए डिस्टेंस है मान लेते हैं S1, तो ए डिस्टेंस क्या डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? पक्का श्योर है? तो जो मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ वो IIT एडवांस का पूछा वो क्वेश्चन को थ्योरी बना रहा हूँ, करेक्ट। इस बात में तो कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि मैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर पढ़ा चुका। ओके, बोलिए आर के सर थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कुछ, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं भी पढ़ाया है तो क्या आप लाइट का रिफ्लेक्शन तो पढ़ाए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। इलास्टिक कोलिजन का क्या प्रॉपर्टी है मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। कोई भी पार्टिकल अगर दीवार से इलास्टिकली कोलाइड करेगा देन व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन? तो दीवार मेरे लिए हो गया इनफाइनाइट मास, राइट। तो यहाँ देखिए इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी है इफ एनी पार्टिकल इज इलास्टिकली, इफ एनी बॉल या पार्टिकल या मास इफ इलास्टिकली कोलाइड विथ दिस वॉल, राइट। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है और कोलिजन कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो जिस पॉइंट पे कोलाइड करता है वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। और ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फ़ा है
तो इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट होता है या सेम होता है? सेम होता है, पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी, जिस स्पीड से कोलाइड करता है अगर इलास्टिक कोलिजन है तो उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो 10 मीटर पर सेकंड से कोलाइड कर रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और ये मेरा क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। प्रोवाइडेड मेरा कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन। ये डायग्राम में ड्रॉ कर लीजिए। ये दो कॉन्सेप्ट जो इससे पहले ड्रॉ किया और ये दोनों मुझे रिक्वायर्ड होगा अभी। अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करके रख लीजिए, ठीक है? अगर नहीं जानते हैं तो बस इतना से मेरा काम चल जाएगा। इसको हटाएं। अब हेडिंग बनेगा इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है? मेडिकल करने वाले बच्चों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, डोंट वरी। बट बिकॉज ये कॉमन क्लास है, हाँ ज़्यादा जान जाएंगे तो खराबी भी नहीं करेगा। यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया उसी को मैं थ्योरी बना दिया। क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से और थीटा एंगल से, यू और थीटा दिया हुआ था, राइट? और उसके रेंज के बीच में कहीं पे एक दीवार खड़ा कर दिया गया। कहाँ, किसके बीच में? रेंज के बीच में। यहाँ जहाँ से प्रोजेक्ट किए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक के बीच में देयर इज ए वॉल, राइट? तब पूछा गया है तो क्या ए प्रोजेक्टाइल इस दीवार यहाँ इस तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और क्वेश्चन मेंशन था इलास्टिक कोलिजन, और ए इलास्टिक रहेगा तो और भी टफ हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट? अब तब पूछा गया था, अब यहाँ पे आफ्टर कोलिजन वेर इट कम बैक एंड स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कोलिजन के बाद ये क्या इस तरफ स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को या इस तरफ करेगा? इस तरफ, यस। तो अब इस तरफ करेगा तो कहाँ करेगा वो निकालना था। इस तरफ करेगा तो कहाँ करेगा वो निकालना था, राइट? और दूसरा, यहाँ से यहाँ तक जाने का, अब वापस स्ट्राइक होने के बाद कोलिजन का इम्पैक्ट का टाइम, राइट? इम्पैक्ट मतलब कोलाइड करने का टाइम को इग्नोर कर दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने का, अब वापस यहाँ से यहाँ तक आने का, इन दोनों का टाइम पूछा गया था, जाने का और आने का। यहाँ से यहाँ और आफ्टर कोलिजन यहाँ से यहाँ, दोनों का टाइम का वैल्यू क्या था? और सेकंड क्या पूछा गया था? वेयर इट स्ट्राइक आफ्टर द कोलिजन ऑन द ग्राउंड, मतलब ये कहाँ पे स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन का थीम समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन का थीम है? थ्योरी का थीम क्या है कि प्रोजेक्टाइल के रास्ते में क्या खड़ा कर दिए हैं? दीवार, राइट? और उस दीवार के साथ मेरे प्रोजेक्टाइल का कैसा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन। तब क्या क्वेश्चन आया हुआ था? आफ्टर कोलिजन प्रोजेक्टाइल, वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड, राइट? और दूसरा क्या था कि यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ और वापस यहाँ से यहाँ तक, एक क्वेश्चन का थीम है, राइट?
तो इसको मैं 3 केस बनाकर डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। पहला बात कि दीवार कहाँ पे रह सकता है? सर एनीवेयर। कहाँ पे रह सकता है? तो एनीवेयर को अगर 3 केस में डिवाइड कर दें तो सारा थ्योरी मेरा क्लियर हो जाएगा। पहला क्या रहेगा? पहला केस मानेंगे कि यहाँ इस दीवार का जो एक्स कोऑर्डिनेट है लेस देन r/2, फर्स्ट केस मान लूँगा। दूसरा x इक्वल टू r/2, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेंज। और थर्ड क्या? x ग्रेटर देन r/2, करेक्ट। तो वहाँ से सारा सारा प्रॉब्लम, इसमें 3 ही वेरिएशन हो सकता था, उस 3 वेरिएशन को मैं तीनों से कोई एक आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन अगर एक बार आ चुका है कहीं पे तो दोबारा आने का चांस है, इसका एक वन ऑफ द पार्ट एटलीस्ट, करेक्ट। समझ गए ना? यहाँ देखिए, तो इसमें फर्स्ट केस लेते हैं और x है किसका? इस दीवार का x कोऑर्डिनेट, राइट। xw इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वॉल, राइट। अब ये नहीं बोलना कि सर इस दीवार को क्रॉस करके ऐसे चला जाएगा, ये दीवार बहुत लंबा है, वेरी हाई वॉल, करेक्ट। मतलब कोलाइड पक्का करेगा ही करेगा, करेक्ट ना। देखिए, तो मैंने अपने केस के अकॉर्डिंग सही से डायग्राम बनाया। हो गया ना? और ए आपको दिया रहेगा एवरीवन, xw गिवन रहेगा, ठीक है। क्या यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप बता सकते हैं मुझे? सर ये तो रेंज है, रेंज तो निकाल लेंगे ना, यू और थीटा से रेंज तो निकाल लेंगे। अगर ये दीवार नहीं रहता तो रेंज इतना रहता, करेक्ट। अगर ये दीवार नहीं रहता तो रेंज कितना रहता? कहाँ जाकर स्ट्राइक करता? यहाँ जाकर स्ट्राइक करता। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, कहाँ पे जाकर स्ट्राइक करता मेरा प्रोजेक्टाइल? एट पॉइंट सी। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो ए डिस्टेंस कितना? r माइनस एक्स डब्ल्यू, करेक्ट। और एक्स डब्ल्यू का r माइनस वाट? एक्स डब्ल्यू, करेक्ट ना। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं स्टूडेंट के यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किसी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पाथ दिया हुआ है तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जस्ट बिफोर अ स्ट्राइक इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसे रहा होगा, हाँ या ना? जस्ट बिफोर अ स्ट्राइक, जस्ट बिफोर, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा क्या? नॉर्मल। तो मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो ए एंगल और ए एंगल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अब क्या ये प्रोजेक्टाइल इस तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और कोलिजन का केस कैसा है? इलास्टिक। और अगर इसका स्पीड यहाँ पे भी रहेगा, क्या रहता? जस्ट बिफोर स्ट्राइक अगर स्पीड भी, तो कितना स्पीड से रिफ्लेक्ट करेगा एवरीवन? और कितना एंगल बनाकर इस लाइन से? वेरी गुड, अल्फा एंगल। किसी को डाउट यहाँ तक? अब बताइए, अगर लेट अस सपोज इतना पार्ट को आप भूल जाइए, इतना पार्ट को भूल जाइए फॉर मोमेंट। मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का ही केस रहता, तो भी स्पीड से अगर प्रोजेक्ट करते और अल्फा एंगल बनाते हो तो उसका पाथ तो ऐसा रहता। अगर दीवार नहीं रहता तो इस पाथ को ट्रेस करते हुए यहाँ तक आता, करेक्ट। किस स्पीड के लिए? इस पार्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो एक केस बन जाएगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का, राइट। और मान लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का स्पीड भी अगर है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है,
तो इसी पाथ को तो ट्रेस करता है, या दूसरा पाथ बनाता है, या सेम पाथ, सेम पाथ। लेकिन अब क्या इस तरफ जा पाएगा? इस तरफ नहीं जा पाएगा, करेक्ट। तो अब किस तरफ जा पाएगा? तो जब इस तरफ पाथ इस तरफ जाएगा तो एग्जैक्टली इसका यही पाथ इधर नजर आएगा, डिटो सेम, समझे? हाँ या ना? डिफरेंट है, एग्जैक्टली सेम। और ये यहाँ पे जहाँ पे दीवार है उससे कितना डिस्टेंस पे आके गिरेगा? r माइनस एक्स डब्ल्यू। तो क्या लेंदी कैलकुलेशन था? r तो पता कर लेंगे और एक्स डब्ल्यू दिया हुआ ही रहेगा। तो यहाँ से b से जहाँ पे दीवार है उसके रेस्पेक्ट में कितना पीछे गिरेगा? r माइनस एक्स डब्ल्यू। लेकिन वो r माइनस एक्स डब्ल्यू इस a का क्या इधर रहेगा या a से पीछे रहेगा? बिहाइंड है, वजह क्योंकि a वैल्यू ऑटोमेटिक इस वैल्यू से बड़ा रहेगा, इस वैल्यू से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। वजह ये बिल्कुल रेंज का हाफ ऑफ द रेंज का इस तरफ था। तो ए यहाँ पे एक्स डब्ल्यू का वैल्यू और आर माइनस एक्स डब्ल्यू का वैल्यू, कौन सा वैल्यू बड़ा है? आर माइनस एक्स डब्ल्यू बड़ा रहेगा। मान लेते हैं कि रेंज है 20 मीटर, तो एक्स तो हम लोग कुछ एक्स डब्ल्यू क्या ले रहे हैं, जो केस में रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या 10 लेंगे या समथिंग लाइक 8 लेंगे? 8 लेंगे। तो 20 माइनस 8 की जगह तो कितना? 12। तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? ए का आगे गिरेगा या जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के पीछे गिरेगा? ये भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट था। इट अगेन स्ट्राइक द ग्राउंड बिहाइंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अहेड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, आगे या बिहाइंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एग्री? किसी को डाउट? ये भाई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, ट्रिकी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था ये, राइट? यस, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। इसका मतलब सर अगर ये दीवार नहीं रहता तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना रहता? टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैंने बोल दिया कि कोलिजन इम्पैक्ट के टाइम को इग्नोर कर दीजिए, कोलिजन टाइम। तो जितना यहाँ से यहाँ तक का टाइम रहेगा उतना ही तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम रहेगा। तो भाई ए से इसको मान लेते हैं ए बी सी, ये मेरा पॉइंट हो गया डी, ये मेरा पॉइंट हो गया ई। ए से ई और ई से सी का पूरे टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ए से ई और ई से सी के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? तो ए से तो यहाँ से ई से सी का टाइम और ई से डी का टाइम अलग रहेगा या डिटो सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो ए से ई और ई से डी, यहाँ से यहाँ वापस यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम इक्वल टू व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम इक्वल टू व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। थीम समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। लेकिन देखिए इसको पढ़ाने से पहले किस चीज़ों को कैसे तोड़ दिए। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर दिया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इलास्टिक कोलिजन का, राइट? और वहाँ से ही क्वेश्चन बन गया। बाकी प्रोजेक्टाइल का आइडिया तो हम लोग को था ही, राइट? तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एडवांस क्वेश्चन। लेंदी नहीं रहता, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन रहता है, चैप्टर को मिक्स किया जाता है। हाँ, आर माइनस एक्स और बी से डी तक का। हाँ यस, तो भाई ए से डी तक का वैल्यू क्या होगा? ए वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता है और ए वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? आर माइनस एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू, क्या सही बोल रहे हैं ना? सब पे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? एक खुद से नोट कर लेंगे। ये वापस स्ट्राइक करने के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल वापस कहाँ पे गिरेगा? ए से आगे या ए से पीछे, लिख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड बिहाइंड द ए, नॉट अहेड ऑफ ए। देखिए पर्सनली एक क्वेश्चन नहीं रब नहीं कर रहा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक पर्सनली मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है। इसमें 3 चीज़ को एक साथ मिला दिया गया, एक तो इलास्टिक कोलिजन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? Yes, second. If exactly r/2, दीवार एग्जैक्टली कहाँ पर रखा हुआ है?
हाफ ऑफ द रेंज पे ही रखा हुआ है। इसको हटाएं, इस डायग्राम को। ये पूरा क्या रहेगा मेरा? रेंज। और दीवार को एग्जैक्टली कहाँ पर रखना है? एक्स डब्ल्यू इक्वल टू आर बाई टू, और आर बाई टू पे प्रोजेक्टाइल का क्या रहता है? मैक्सिमम हाइट। यस स्टूडेंट, यहाँ बताइए, इसका मतलब कि मेरा प्रोजेक्टाइल कहाँ पे जाके दीवार को स्ट्राइक करेगा? वो अपने मैक्सिमम हाइट। और भाई मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होता था, राइट? एग्री ना? इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल जब स्ट्राइक कर रहा होगा तो वेलोसिटी, स्पीड तो भी रहा होगा, और वो स्पीड भी हम लोग को पता है, यू कॉस थीटा। वो स्पीड क्या था? यू कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा? हाँ या ना? भाई एक कोई सरफेस है, लाइट ऐसे ही आ रहा है, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलिएगा? 0 ना? और एंगल ऑफ, तो इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा? 0। तो जिस लाइन पे आएगा उसी लाइन पे वापस चला जाएगा, करेक्ट? आगे चलकर पता चलेगा कि एक्चुअल में न्यूटन ने लाइट का दो कैरेक्टर, मतलब लाइट का दो कैरेक्टर ना, वेव कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर का नाम फोटोन। तो उन्होंने पार्टिकल कैरेक्टर में फोटोन का सरफेस के साथ रिफ्लेक्शन में इलास्टिक कोलिजन ही सोचे हैं, तभी तो थ्योरी आया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब कि अब प्रोजेक्टाइल तो जाएगा ऐसे नहीं, लेकिन अगर ऐसे जाता तो ऐसा पाथ होता, ऐसे जाता, एक मिनट, ऐसे जाता तो पाथ एग्जैक्टली यही रहता ना, अगर ये दीवार नहीं रहता तो। बट ये वापस कितना स्पीड से यहाँ से प्रोजेक्ट, यहाँ पे यू भी स्पीड से कोलाइड कर रहा है, तो भी स्पीड से रिफ्लेक्ट करेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। तो नहीं लगता कि वापस बिल्कुल इसका ट्रेजेक्ट्री, बिल्कुल इसका इस पाथ का मिरर इमेज इस तरफ दिखेगा, और इस पाथ का मिरर इमेज क्या? बिल्कुल सेम पाथ। मतलब इस केस में प्रोजेक्टाइल अपने ही रास्ते पे रिट्रेस हो जाएगा, वापस आ जाएगा, और कहाँ पे आकर गिरेगा? यस। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि कोई अगर मशीन गन चला रहा है और बीच में दीवार है, तो जहाँ पे है तो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे अगर दीवार है तो वहाँ से नहीं चलाना है, चलाने के बाद वहाँ से आगे या पीछे होना, नहीं तो वापस कहाँ आएगा बुलेट? जहाँ पे है वहीं पे आ जाएगा, राइट? एग्री ना? क्योंकि ए पाथ और ए पाथ डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो अपने पाथ को रिट्रेस करके अब पॉइंट ऑफ स्ट्राइक क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही उसका पॉइंट ऑफ स्ट्राइक बन जाएगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही क्या बन जाएगा? तो वापस आफ्टर स्ट्राइक वेर इट कोलाइड एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, करेक्ट ना? तो सर एक शॉर्टकट ट्रिक यही है। यहाँ देखिए शॉर्टकट ट्रिक ये है, ध्यान सुनिएगा, कि जहाँ पे दीवार रखा रहेगा ना, उसके इस तरफ वाला पार्ट का जो पाथ रहेगा, तो दीवार को आप एक मिरर मान लीजिएगा, और इस पाथ का मिरर इमेज ले लीजिएगा। इस पाथ का क्या ले लेंगे? एग्जैक्टली मिरर इमेज। मेन थीम शॉर्टकट में एक लाइन का कॉन्सेप्ट ये हुआ, ठीक है? तो इस पाथ का मिरर इमेज तो क्या होगा? बिल्कुल ये पाथ रहेगा, तो वापस इसी रास्ते पे मेरा प्रोजेक्टाइल रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में क्या लिखना है? पॉइंट ऑफ स्ट्राइक और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दोनों सेम हो जाएगा। आफ्टर स्ट्राइक, आफ्टर कोलिजन, प्रोजेक्टाइल रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, जिस पाथ से गया था उसी पाथ पर वापस आ जाएगा। लिख लीजिए। तो ए से आगे गिरेगा, ए से पीछे गिरेगा, या ए पे ही आके गिरेगा? ए पे। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि दीवार से कितना डिस्टेंस पे वापस आफ्टर कोलिजन गिरे, ये फॉल करेगा? R/2 पे।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x/2 है, तो ये क्या रहेगा r/2, तो ये भी क्या रहेगा r/2। और a से कितना डिस्टेंस पे गिरेगा, 0 डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ स्ट्राइक क्या था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बना हुआ है। और जाने का और आने का टाइम मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। हो गया ना। इसको हटाएं एवरीवन। थर्ड केस क्या रहेगा, एक्स डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीवार ग्रेटर देन r/2। तो भाई ये डिस्टेंस कितना रहेगा, पूरा डिस्टेंस है यार, क्या समस्या है भाई, यहाँ देखिए पूरा डिस्टेंस कितना है, r है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है xw, राइट। तो ये कितना रहेगा r माइनस, अब बोलिए यस। अब प्रोजेक्टाइल जब कोलाइड करेगा इस दीवार से, तो जाने के टाइम पे या आने के टाइम पे कोलाइड किया है, आने के टाइम पे कोलाइड किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यस। तो अब इसका वेलोसिटी ऐसे रहा होगा, तो आपको नहीं था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब नॉर्मल से ऊपर रहा है, हाँ यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस पिछले केस फर्स्ट केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे था, राइट। अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर दिखेगा, नीचे दिखेगा नॉर्मल से। ये मेरा क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। तो भी अगर यहाँ पे इसका प्रोजेक्टाइल का स्पीड भी रहा होगा, तो यहाँ पे कोलाइड करने के बाद भी तो भी रहेगा, और ए एंगल कितना रहेगा, अल्फा। तो क्या आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ए से पीछे जाके गिरेगा या ए से आगे रहेगा। तो सर पाथ, ए पाथ यस ए पाथ छोटा है सर, राइट। इसका मिरर इमेज लेंगे, ए पाथ बड़ा है, राइट, और इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसे दिखेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा। और यहाँ से ए डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस डिफरेंट या सेम, सेम। तो ए डिस्टेंस कितना, r माइनस एक्स डब्ल्यू, तो ए भी डिस्टेंस कितना रहेगा, r माइनस एक्स डब्ल्यू। तो भाई ए डिस्टेंस कितना रहेगा, यस यहाँ पे अब ये पूरा डिस्टेंस एक्स डब्ल्यू बड़ा है विथ रेस्पेक्ट टू r माइनस एक्स डब्ल्यू, राइट। तब यहाँ पे ए डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डायग्राम देखिए ना, ये है एक्स डब्ल्यू और ये कितना है r माइनस एक्स डब्ल्यू। तो किसमें से किसको आप माइनस करेंगे, एक्स डब्ल्यू माइनस r माइनस एक्स डब्ल्यू, इट राइट। तो 2xw माइनस r रहेगा, मतलब ए के रेस्पेक्ट में आगे कितना आगे गिरेगा, ये तो क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, कितना आगे गिरेगा 2xw माइनस r। तो एक केस में ए से पीछे गिरेगा, एक केस में ए पे एग्जैक्टली ए पे आके गिरेगा, और दूसरे केस में ए से आगे गिरेगा। हो गया ना। इसमें 3 ही केस बन सकता था इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, 4th केस नहीं बनेगा।
एक क्वेश्चन लिखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with speed 20 meter per second at angle of projection 60 degree full stop. There is a long wall at x equal to 8 मीटर, projectile elastically collide with wall, projectile is elastically collide with wall first question, after collision where the projectile strike the ground and also find out distance of point of a strike with wall, distance of point of a strike with wall as well as distance of point of a strike with respect to point of projection. क्वेश्चन है आफ्टर कोलिजन वेयर इट स्ट्राइक द ग्राउंड कॉमा एंड ऑल्सो एंड फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ अ स्ट्राइक विथ रेस्पेक्ट टू वॉल एज वेल एज विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. हाँ सॉल्व कीजिए. ये कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड ना, और थीटा दिया हुआ 60 डिग्री. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, आर, तभी डिसाइड कर पाएंगे वेर इज द वॉल, राइट. First of all, you have to find out the range.
रेंज कितना है एवरीवन? कितना? 20√3 मीटर। तो 20√3 का मतलब कितना? 20 इंटू 1.732, तो 17.32 इंटू 2 मतलब हो गया 34 मीटर। इज इट राइट? इस दीवार रेंज ऑफ r/2 के आगे है या r/2 से पीछे ही है? तो x इक्वल टू इसका हाफ तो हो जाएगा अबाउट कितना? 17.32 ना। इसका मतलब है कि कौन सा केस हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स डब्ल्यू इज व्हाट? लेस देन r/2। तो इसमें पाथ आप ट्रेस कर लेंगे, बना लेंगे खुद के कॉपी में। ऐसा बना सकते हैं ना कि सर r/2 पे मेरा दीवार नहीं है, यहाँ पे मेरा दीवार यहाँ पे है, राइट? अरे पूरा वैल्यू कितना था? 34 पॉइंट, हाथ चलना चाहिए भाई स्पीडली। अरे कितना मीटर है? 8 मीटर। तो क्या ये नहीं निकाल पाएंगे? 34.64 माइनस 8, तो उतना ही तो पीछे आके गिरेगा एग्जैक्टली इसके रेस्पेक्ट में। तो ए डिस्टेंस भी कितना रहेगा? ए डिस्टेंस रहेगा 34.64 माइनस 8। क्या मैंने सही लिखा? इसका तो ए से आगे या ए से पीछे गिरेगा? ए से पीछे गिरेगा। और दीवार से कितना डिस्टेंस पे? 34.64 माइनस 8 मीटर पे। बस अब इसको माइनस कीजिए। कितना? यस, इसका तो 8 कितना हो जाएगा? 26 पॉइंट। भाई जितना आसानी से क्वेश्चन बना रहे हैं उतना आसान था नहीं, इसको बहुत स्मार्टली हम लोग बनाते रहे हैं, राइट? और यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकलेगा। ये पूरा डिस्टेंस 64 हो गया और ये डिस्टेंस कितना है? 8 है। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 64, 26 माइनस 64 माइनस वाट? 8। हाउ मच? 18 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना डिस्टेंस पे गिरेगा? 18.64 मीटर पीछे। और यहाँ से यहाँ तक जाने का और आने का टाइम, दोनों अगर टाइम मिला दिया जाए तो कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट। एक मिनट, बट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ए यहाँ देखिएगा, ए से ई, तो यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम t1 है, इसको टाइम t2, तो t2/t1 का रेशियो भी पूछा जाएगा। ऑब्वियसली टाइम तो सेम रहेगा नहीं। सर कैसे निकलेगा? पूछिए। तो t1 अगर बता दें तो t2 निकाल लीजिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट से माइनस करके। तो यस सर, तो यहाँ पे हो सकता है ना भाई, ये फार्मूला किस दिन काम आएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यहाँ से ए से ई तक का डेल्टा एक्स तो पता है ना हम लोग को, 8, और यू एक्स तो पता ही है कितना? बोलिए भाई, आप लोग बोलते नहीं है, सबसे बड़ा समस्या तो ये है। क्या है? T1 निकल जाएगा। ओनली अननोन इज T1। ये तो हैप्पीएस्ट मोमेंट है आपके लिए। ओनली अननोन इज व्हाट? टीचर जब एफर्ट लगा रहा है तो सबको साथ में एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो T1 यहाँ से निकल जाएगा। आप लोग दूसरे सब्जेक्ट क्लास में भी ऐसे ही करते हैं क्या? बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते होंगे। ये तो मैं इतना एफर्ट बोलकर डांट कर आपसे पूछ लेता हूँ, बाकी टीचर तो ऐसे नहीं डांटेंगे तो आप लोग रिप्लाई ही नहीं करोगे। 8/u cos 60, यू दिया हुआ है, हाउ मच? 20। कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। इज इट राइट? टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे नहीं निकल जाएगा। आप ही बोल रहे हैं ना सर ये और ये मिलाकर टाइम ऑफ फ्लाइट, खुद ही बोल रहे हैं। T1 प्लस T2 इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और T1 मैंने निकाल के दे दिया, तो बाकी क्वेश्चन में भी T1 निकल जाएगा ऐसे, राइट? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट तो पता ही रहेगा। यहाँ जो यहाँ का कोऑर्डिनेट रहेगा वही तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट से T1 निकल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के हेल्प से। तो क्या यहाँ से T2 फाइंड आउट कर लेंगे सर? TF माइनस वाट? T1। एग्री? तो क्या इसका रेशियो बता पाएंगे? मतलब एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ लेगा, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। और T1/T2 का रेशियो तो ये भी एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। मतलब पूछ जितना आप जान रहे हो उसी में से पूछ लेगा।
पजल करने के लिए। बट अगर सही चीज़ तरीके से हर एक चीज़, हर एक पहलू पे काम करके अगर एग्जाम में बैठेंगे विथ प्रॉपर प्रैक्टिस स्पीड, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब 25 में से तो 5 छूट सकता है, बट सही तरह तैयारी किए हैं, स्पीड अप हैं, स्पीड को मेंटेन किए हुए हैं। और प्लस सबसे बड़ी चीज़ है ना, स्टूडेंट को जानने का भूख, बनाने का। क्वेश्चन कोई नया मिला या असाइनमेंट मिला, उसमें तो हम टूट पड़ी है। ऐसा नहीं ऐसा देख लेंगे कल बना लेंगे। जैसे कैसे होता है, कोई अच्छा खाना मिलता है तो एकदम बिल्कुल टूट पड़े, वो ऐसा भूख रहना पड़ेगा, तो एकदम कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड कि हाँ किसी को पीछे कर देना है, कंप्लीट कर लेना है, समथिंग लाइक दैट। लाहे लाहे काम से नहीं काम चलेगा, फास्ट होना पड़ेगा, राइट। हो जाएगा ना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन, अब देखिए ये T1/T2 का मेरे दिमाग में अचानक से आ गया। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जाने का टाइम तो कम लग रहा है, आने का टाइम पाथ बड़ा है, तो ये कैसे निकलेगा? ओके, T1 निकाल लेंगे, T2 निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में से माइनस कर देंगे, हो गया, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास रहेगा मेरा प्रोजेक्टाइल का, रेस्ट एंड मोशन का नहीं है, प्रोजेक्टाइल का लास्ट क्लास, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। और उसके बाद लास्ट टॉपिक रिलेटिव मोशन, काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक था, इट इज जस्ट लाइक मोल कॉन्सेप्ट। ये मतलब बहुत, इसके बाद का टॉपिक बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। बट ये सब समझिए कि पूरा मैकेनिक्स का फाउंडेशन रेडी कर रहे थे। यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं, ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत सारा चीज़ सीखे हैं। ग्राफ में ही कितना क्लास लगा है, इतना टाइम अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, इतना टाइम एक्चुअल में लगता है। जैसे हम लोग तो नंबर ऑफ क्लासेस कम देते हैं ना, एक्चुअल में रियल में अगर जानिएगा, जैसे हम लोग दूसरे को रेफरेंस देते हैं कि अच्छा वहाँ से कंप्लीट कर गया, वहाँ जाकर कंप्लीट कर गया, वहाँ का पढ़ने का तरीका भी तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे वीक में 6 क्लास लगता है फिजिक्स का, 6 क्लास केमिस्ट्री का, 6 क्लास मैथ का, 11 से ही बच्चों को। और यहाँ से बच्चे कोटा चले गए तैयारी करने के लिए IIT का, स्कूलिंग नाम मात्र का, 0 बटा सन्नाटा, राइट। तो भाई वीक में 6 क्लास, मतलब इतना क्लास लगना चाहिए था। आप कोई मजाक तो कर नहीं रहे हो, इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी कर रहे हो। मैं तो 3 ही क्लास लगा रहा हूँ, मुझे और भी क्लास का रिक्वायरमेंट रहता है, तो क्लास 12th में जाकर थोड़ा 1 आध क्लास बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा एक्चुअली में सिर्फ थ्योरी पढ़ा के 3 फार्मूला 4 फार्मूला प्रोजेक्टाइल का लिख कर छोड़ देते हैं, दिमाग ओपन हो पाता? मतलब ऐसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब नहीं लगता कि जो HCB बनाए हैं वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ईजी लेवल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, HCB से ऊपर जा रहे हैं, तो HCB बनना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे बना दीजिएगा, सब बनाइए, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। बट जब मैं किसी चैप्टर को ख़त्म करूँगा उसके बाद HCB अगर ट्राई करेंगे बहुत आसान नज़र आएगा, क्योंकि आपको मैं वो पढ़ा लास्ट ख़त्म करते करते आपका लेवल को HCB से बहुत ऊपर लेके जा चुका होगा। अब तब HCB बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। हर चैप्टर का मैं बात बोल रहा हूँ, कोई भी चैप्टर खत्म करेंगे तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम का टफनेस है उससे बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। बट अचानक से नहीं, धीरे धीरे। पहले प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालने के लिए सिखाए, मैक्सिमम हाइट सिखाए, टाइम ऑफ फ्लाइट सिखाए, डेरिवेशन सिखाए, ग्राफ सिखाए, तब प्रॉब्लम ले रहे हैं डिफरेंट टाइप का, राइट। अब ऐसे तो अब इस यहाँ के बाद जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो प्रोजेक्टाइल का स्पेशली टेस्ट ले लूँगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन रहेगा। इसमें अबाउट 80 क्वेश्चन है सिर्फ प्रोजेक्टाइल का, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव, बट एक टेस्ट के थ्रू। ये एक्चुअली असाइनमेंट है, बट दूंगा नहीं, इसको टेस्ट दूँ, पेपर बना दूंगा, और वही टेस्ट पेपर आपका असाइनमेंट बन जाएगा बाद में, ठीक है। नहीं, इसमें तो अभी टाइम लगेगा, पहले वेक्टर का होगा। आपको सीक्वेंस जो दिए हुआ है उसी को फॉलो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार मैसेज किए थे ना 11 का चैप्टर वाइज टेस्ट का सीक्वेंस, ग्रुप में फिर से एक बार भेज दूंगा। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।